हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 10 मार्केट्स के इस नए वीडियो पे। आज हम जानेंगे वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़, प्रिंसिपल्स और उनके थ्योरीज़ के बारे में, जिन्होंने उनको दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना दिया। अगर आप वॉरेन बफे के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। इनकी आज के टाइम में नेटवर्थ $69.1 बिलियन है, जिसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 5.2 लाख करोड़ रुपीज़ के करीब आती है। अगर हम वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बारीकी से देखें तो उसमें 4 लोगों की झलक दिखाई देती है। वही 4 लोग वॉरेन बफे की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए भी जिम्मेदार हैं। वो 4 लोग हैं बेंजामिन ग्राहम, फिलिप फिशर, चार्ल्स मंजर, जॉन बोर विलियम्स। बेंजामिन ग्राहम किसी भी कंपनी में निवेश करते वक्त 2 चीज़ों पर ध्यान देते थे। पहला, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न। अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी पर पूरा भरोसा नहीं है तो वह एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन यानी सट्टा। उन्होंने अपनी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में इस कंसेप्ट में काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। किसी भी स्टॉक को आपको तभी खरीदना चाहिए जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा हो। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को हम उसके फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर मानते हैं। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, अभी हम इसके बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मानो कि आपने एक सोलार पैनल ख़रीदा जिसकी प्राइस आज के टाइम पे 10,000 रुपीज़ है और उसकी लाइफ लगभग 10 ईयर्स के बराबर है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है वो 5,000 रुपीज़ पर ईयर की प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो अगर हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें तो लगभग 50,000 के बराबर आ रही है। मतलब आपने एक सोलार पैनल पे इन्वेस्ट करा 10,000 रुपीज़ और वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो 50,000 की प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, लेकिन आप उसको चला रहे हैं, उसके ऊपर पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं और जो आपको सेविंग्स करके दे रही है वो उसके एक्सपेंस से कम है। यानी कि आप उससे जितना बचा पा रहे हैं पैसा, वो उस पर जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम है। तो आपके लिए एक बैड इन्वेस्टमेंट है। यही सेम कंसेप्ट हमारा स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हमारे पास एक स्टॉक है जिसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा है तो हमारा वो स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू। वहीं हमारे पास दूसरा स्टॉक है जिसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू उसके प्राइस से कम है तो हमारा स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड। नेक्स्ट मेजर टीचिंग हमारी फिलिप फिशर की तरफ से आती है। फिलिप फिशर ने हमें 2 मेन बातें बताई थी। पहला, हमें एक कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए जब उसमें अबव एवरेज पोटेंशियल हो। अबव एवरेज पोटेंशियल मतलब कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल एवरेज से ज़्यादा होनी चाहिए। एक कंपनी में ग्रो करने का पोटेंशियल होगा तभी उसको अबव एवरेज माना जाएगा। दूसरा, हमारे पास उस कंपनी के पास एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर एक कंपनी के पास अच्छी मैनेजमेंट नहीं है तो भले ही वो ग्रो कर जाए लेकिन वो उस ग्रोथ को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। वहीं एक कंपनी है जिसके पास मैनेजमेंट अच्छी है तो अपने वो ग्रोथ को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी। फिलिप फिशर किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी मैनेजमेंट को काफ़ी बारीकी से परखते थे। वह अपने जान पहचान वाले लोगों का इंटरव्यू लेते थे जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके अपोनेंट्स का इंटरव्यू लेते थे और जो कंसल्टेंट्स जिस उस कंपनी के साथ जिन्होंने कंसल्टिंग करी है उनका भी इंटरव्यू लेते थे। वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ही किसी कंपनी में निवेश करते थे। उनके पोर्टफोलियो में हमेशा 10 से कम ही कंपनियां रही हैं और उसमें से भी मेजर जो उनका इन्वेस्टमेंट थी वो 3 से 4 कंपनियों में रहती थी। जबकि दूसरे इन्वेस्टर्स को अगर हम देखें तो अपने जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं। फिलिप फिशर इसके उल्टा काफ़ी अच्छी रिसर्च के साथ जेम्स को पिक करने में यकीन करते थे, ना कि अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें कम रिसर्च के साथ। उनका मोटिव होता था कि वो अच्छे से अच्छी कंपनीज़ को पिक कर पाएँ बहुत अच्छी रिसर्च के साथ। वॉरेन बफे के अगले गुरु हैं जॉन बोर विलियम्स। जॉन बोर विलियम्स ने हमें डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल दिया। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से किसी भी स्टॉक की वैल्यू उसके फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। इसके हिसाब से अगर हमें किसी भी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें उसमें 2 स्टेप
फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, हमें जो भी उसके डिविडेंड्स हैं फ्यूचर के, उनकी वैल्यूज़ को एस्टिमेट करना है। प्रेजेंट में जो हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कंपनी की ग्रोथ कितनी है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कितनी है, उसके हिसाब से हम उसके फ्यूचर डिविडेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में उन फ्यूचर डिविडेंड्स को एप्रोप्रिएट रेट के साथ डिस्काउंट करके हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वॉरेन बफे डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्काउंट रेट यूज़ करते थे वो अक्सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के इंटरेस्ट रेट्स के बराबर होते थे, यानी कि एफडी के इंटरेस्ट रेट्स जो होते थे, हम उन्हीं को लेके जो हमारे जो फ्यूचर डिविडेंड्स हमने प्रेडिक्ट कर रहे थे उनको डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। जिन लोगों को डिविडेंड्स के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो अमाउंट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे करती है उसी को हम डिविडेंड्स बोलते हैं। लास्ट जो वॉरेन बफे के गुरु हैं वो हैं चार्ल्स मंगर। चार्ल्स मंगर वॉरेन बफे के बिज़नेस पार्टनर हैं। उन्होंने वॉरेन बफे को एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ सिखाई कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कंपनी मिल रही है, अच्छी कंपनी एक फ़ेयर प्राइस में मिल रही है, वहीं आपके पास दूसरी एक कंपनी है जो कि इतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप एक अच्छी कंपनी को लें एक फ़ेयर प्राइस पे, ना कि एक बुरी कंपनी को चूज़ करें काफ़ी सस्ते दामों पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देखनी है। इसलिए पेनी स्टॉक्स को ख़रीदना बेवकूफ़ी समझा आता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी का कोई चांस नहीं रहता। वहीं अगर आप स्टेबल कंपनीज़ में निवेश कर रहे हो तो कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी सेफ्टी की तो गारंटी रहती है।